हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह अध्याय 4 10th साइंस की है वीडियो, जिसमें फर्स्ट पार्ट हो गए प्रतिरक्षा रोगों से लड़ने की क्षमता। रोगों से लड़ने की क्षमता। कुछ रोगाणु, जीवाणु, विषाणु, एंटीजन, कृमि अपने शरीर में एंटर करते हैं और ये रोग उत्पन्न करते हैं। इन रोगों से जो लड़ने की क्षमता है वो कहलाती है प्रतिरक्षा। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे रक्त समूह। रक्त समूह सेकंड चैप्टर आया है मानव तंत्र, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र में। उसमें रक्त के बारे में डिस्कस किया है, पर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि RH फैक्टर की और अच्छी तरीके से डिस्कस करना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। तो पहले प्रतिरक्षा के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये रोगों से लड़ने की क्षमता है। प्रतिरक्षा क्या है? रोगों से लड़ने की क्षमता। ये दो प्रकार की हो सकती है, एक तो जन्मजात हो सकती है और दूसरी है उपार्जित। एक तो जन्मजात हो सकती है और दूसरी है उपार्जित। जन्मजात जो हमारे अंदर जन्म से ही है, अपने अंदर जन्म से ही है, हम रोगों से लड़ने की हरदम सतर्क रहती है। एक उपार्जित जन्म के बाद उत्पन्न होती है, वो उपार्जित। ऐसे इन दो विधियां बना के इनको बांट रखा है। इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम बताते हैं कि प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता। यहाँ पर एक आता है प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर रोग एवं रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग एवं रोगों से लड़ने की क्षमता, उनसे संबंधित अध्ययन किया जाता है, प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाता है, इम्यूनोलॉजी। ओके। इसके बाद में जैसे अपने शरीर के अंदर कंप्लीटली विद्यमान है प्रतिरक्षा, तो वो जैसे लीवर ग्लैंड है, ये भी एंटीजन को मारती है। एक आती है लसिका पर्व। यहां पर एक ग्लैंड होती है थाइमस ग्रंथि। यहाँ पर बीटा कोशिकाएं, जो बी लिम्फोसाइट है, बी लसिका कोशिकाएं, उनका मैच्योरेशन होता है यहाँ पर थाइमस ग्रंथि। ये भी एक प्राकृतिक रूप से प्रतिरक्षा में हेल्पफुल है। और एक आती है लसिका कोशिका या लसिका पर्व। इसके बाद में आती है लसिका पर्व। लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, एक लिम्फ चक्र चलता है, ब्लड का छना हुआ भाग, वहां पर कुछ लिम्फोसाइट साइट होती हैं, वो रोगाणु से लड़ने की क्षमता। तो 1 लीवर आ गया, नंबर 2 थाइमस ग्रंथि, नंबर 3 लसिका पर्व, नंबर 4 अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा भी रोगों से लड़ने की क्षमता में हेल्पफुल है। तो ये तो है प्रतिरक्षा के अंग, जो हमारे से रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता वहां पर हेल्पफुल है। अब हम यहाँ पर दो चीज डिस्कस करते हैं कि भाई प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या होते हैं। पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। पहला आता है प्रतिजन। इनको थोड़ा साफ ही कर लेते हैं। एक होता है प्रतिजन, नंबर 2 आता है प्रतिरक्षी। प्रतिजन वे कारक होते हैं जो शरीर में एंटर करने के बाद रोग उत्पन्न करते हैं। प्रतिजन वे कारक होते हैं जो शरीर में एंटर करने के बाद रोग उत्पन्न करते हैं, यानी रोगाणु बोल सकते हैं इन्हें। इन रोगाणु के रूप में क्या क्या हो सकते हैं? जीवाणु, विषाणु,
कृमि ये हो सकते हैं। प्रतिरक्षी, रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रोगों से लड़ने, जैसे ये रोगाणु आ रहे हैं, इनसे कैसे न कैसे किस प्रकार से सहायता पाई जाए। तो प्रतिरक्षी एक तो जन्मजात होती हैं, एक उपार्जित। जन्मजात और जन्म से सेट है हमारे शरीर के अंदर, दूसरी उपार्जित जन्म के बाद ग्रहण की जाती है। कुछ ऑर्गन भी प्रतिरक्षा के रूप में काम करते हैं, जैसे यहाँ पे आया था लीवर, अभी बताया था मैंने। अस्थिमज्जा, अस्थिमज्जा के बाद में आया थाइमस, थाइमस ग्रंथि है। एक लसी का पर्व, लसी का पर्व। इन सब को देखते हुए प्रतिरक्षी को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, एक तो उपार्जित और एक जन्मजात। एक तो आ गया उपार्जित और एक आ गया जन्मजात। इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। भाई कितने टाइप्स में बांटा गया है, जन्मजात और उपार्जित। देखिए जन्मजात का दूसरा नाम दे रखा है यहाँ पर स्वाभाविक या प्राकृतिक। स्वाभाविक प्रतिरक्षा या प्राकृतिक प्रतिरक्षा, प्राकृतिक प्रतिरक्षा। प्राकृतिक रूप से विद्वान है या स्वाभाविक तौर पर अपने अंदर है, जन्मजात जन्म से ही है, तीनों के एक ही अर्थ है। उपार्जित जन्म के बाद या कोशिकीय माध्य प्रतिरक्षा, ये भी इसका दूसरा नाम है। कोशिकीय विशिष्ट प्रतिरक्षा बोलते हैं, अनुकूली विशिष्ट प्रतिरक्षा। अनुकूली विशिष्ट बोल सकते हैं इसे, इसे कोशिकीय विशिष्ट बोल सकते हैं। कोशिकीय विशिष्ट, इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब देखिए जन्मजात प्रतिरक्षा को हम बांट रहे हैं, जैसे जन्म से ही प्रेजेंट होती है अपनी बॉडी में और ये रोगों से लड़ने की क्षमता में कंटिन्यू हेल्पफुल होती है। जैसे पहला हम देख रहे हैं भौतिक प्रतिरक्षा, भौतिक अवरोधन, भौतिक रूप से अवरोध करेंगे रोगों से लड़ने में। इसके बाद में आ रहा है रासायनिक अवरोधन, रासायनिक अवरोधन। नेक्स्ट इसके बाद में आ रहे हैं कोशिकीय अवरोधन, कोशिकीय अवरोधन। और लास्ट में आ रहा है जवर या सूजन, जवर या सूजन। इस प्रकार से हम प्राकृतिक प्रतिरक्षा को 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, 4 भागों में। भौतिक अवरोधन, रासायनिक अवरोधन, कोशिकीय अवरोधन और जवर या सूजन। इतनी बात आपको क्लियर हुई। फर्स्ट में हम लेके चलते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा को, जो जन्म से ही है अपने शरीर के अंदर और रोगों से लड़ने की क्षमता में कंटिन्यू हेल्पफुल रहती है। और उपार्जित, ये जन्म के बाद इसे ग्रहण करते हैं। तो मैं इनको थोड़ा साफ भी कर देता हूँ। पहले हम एक का अध्ययन कर रहे हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा। कोशिकीय अवरोधन, वो पहले आ रहा है भौतिक अवरोधन। भौतिक अवरोधन देखें, अपने नोज है, नाक है, उनमें रोम पाए जाते हैं, जीवाणु विषाणु कीटाणु जो मोटे हैं उनको नाम एंटर करने दें। श्लेष्मा पाई जाती है नोज में, और श्वास नली में श्लेष्मा पाई जाती है। श्लेष्मा जिसे ग्लोबुलेट सेल बहिस्रावी के रूप में निकालती हैं, एग्जिट करती हैं, वो भौतिक अवरोधन के रूप में आ जाएंगे। जैसे नासिका श्लेष्मा, नासिका श्लेष्मा कोमा रोम। दूसरा आ जाएगा त्वचा, त्वचा के ऊपर भी रोम पाए जाते हैं,
कुछ केमिकल्स पसीने के रूप में स्रावित होते हैं, ये तो भौतिक अवरोधन के कारक होंगे। इसके बाद में आ रहे कसाव या पक्षमाव। कसाव या पक्षमाव। कसाव छोटे छोटे रोम होते हैं ना, उन्हीं को कसाव या पक्षमाव बोला गया है यहाँ पे। इसी के साथ में जो श्वास नली है वहां पर भी श्लेष्मा पाए जाते हैं। नासिका या श्वास नली, श्वास नली में भी श्लेष्मा पाया जाता है। रासायनिक रूप से यानी केमिकल रूप से पाए जाते हैं, और जो जीवाणु विषाणु कीटाणु इनको मारने में हेल्पफुल रहते हैं। जैसे देखो भाई, पहले हम पाचन तंत्र की बात करते हैं, पाचन तंत्र में कहाँ कहाँ है, जैसे लार आई, केमिकल स्राव है, एंजाइम है, वहां पर भी कुछ जीवाणु विषाणु कीटाणु मर रहे थे। इसके बाद में आया आमाशय। आमाशय में HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल स्रावित हो रहा है, तो ये भी जीवाणु विषाणु कीटाणु इनको मारने में हेल्पफुल है। इसके बाद में आया है ये पाचन तंत्र का काम कंप्लीट। इसके बाद में आ रहा है जैसे त्वचा। त्वचा में पाए जा रहे हैं पसीना। पसीना आता है, ये केमिकल स्राव है जो जीवाणु विषाणु कीटाणु इनको फैलने में रोकता है। इसी के साथ में आगे आ रहा है केमिकल स्राव में। केमिकल स्राव में इसी के साथ में आता है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ में आता है जैसे लार, अश्रु, आंख में आंसू। अश्रु, अश्रु ग्रंथियां स्रावित करेंगी आंसू। और एक योनि का अम्लीय स्रावन, योनि का अम्लीय स्राव, ये हेल्प करते हैं रासायनिक अवरोधन में। देखो भौतिक रूप से पाए जा रहे, कुछ श्लेष्मा पाया जा रहा था, रोम, कसाव, पक्षमाव। इसके बाद में केमिकल रूप से भाई लार, पसीना, आंसू, और आमाशय में HCl, ये और यौनिक अम्लीय स्राव, ये हो जाएंगे रासायनिक अवरोधन में। इसके बाद में हम देखते हैं कोशिकीय अवरोधन में। कोशिकीय अवरोधन में पाए जाते हैं जैसे प्राकृतिक मारक कोशिका, प्राकृतिक मारक कोशिका, प्राकृतिक रूप से कोशिका विद्यमान होते हैं। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। जो WBC है ना, उनके पार्ट मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ये हेल्प करते हैं कोशिकीय अवरोधन में। यानी कोशिका के अंदर जो रोगाणु एंटर करेगा तो वहां पर न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट ये पाए जाएंगे। रासायनिक रूप से भाई आंसू आ गए, लार आ गई, पसीना आ गया, आमाशय का अम्लीय स्राव जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल रहा है, योनि का अम्लीय स्राव, ये हो जाएंगे रासायनिक। भौतिक रूप से श्लेष्मा, कक्षमाप, पक्षमाप ये आ जाएगी। ज्वर या सूजन, जैसे हमें कोई रोगाणु विषाणु एंटर करता है, जैसे हम मलेरिया का शिकार हो जाते हैं तो हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं ज्वर, और सूज जाती है। वो भी क्या काम करता है, रोगाणुओं को निपटने में हेल्प करता है। बॉडी गर्म होती है ना, शरीर गर्म हो जाता है, ताप हो जाता है, वो रोगाणुओं से लड़ने में हेल्प करता है। इतनी बात आपको क्लियर हुई जन्मजात प्रतिरक्षा बोलते ही से। अब बात आती है स्वाभाविक प्रतिरक्षा कंप्लीट। इसके बाद में देखते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। इसी के जस्ट बाद में हम देख रहे हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। इतनी बात आपको क्लियर हुई। नंबर 2 में आ रहा है उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित जन्म के बाद, इसका दूसरा नाम आया है कोशिकीय
मादित प्रतिरक्षा, कोशिका मादित प्रतिरक्षा है, विशिष्ट प्रतिरक्षा। यह प्रतिरक्षा ऐसी होती है जैसे अपना ये शरीर है, यह प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, उपार्जित प्रतिरक्षा। एक तो होती है सक्रिय, एक होती है निष्क्रिय। निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। तो सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या होगा कि कोई रोगाणु विषाणु बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है और बॉडी में बहुत सारी सेल पाई जाती हैं, और ये सेलें क्या काम करेंगी, उनको मारने के लिए प्राकृतिक रूप से, मारने के लिए प्राकृतिक रूप से, है तो प्राकृतिक रूप से पर जन्म के बाद, और इसलिए इसको बोल दिया उपार्जित। प्राकृतिक रूप से कुछ प्रतिरक्षी उत्पन्न करेंगे, प्रतिरक्षी उत्पन्न करेंगे, और ये बहुत सारी संख्या में गुणात्मक संख्या में प्रतिरक्षी उत्पन्न करेंगी, और ये गुणात्मक संख्या में प्रतिरक्षी प्रतिजन को नष्ट कर देंगे, यानी उसको मार देंगे। विशिष्ट प्रतिजन का निर्माण होता है, यानी जैसे ये कुछ एंटीजन आया, प्रतिजन आया, उसके प्रति एक विशेष प्रकार की प्रतिरक्षी बन जाएगी। जैसे ये एंटीजन आ रहा है, ये इसके प्रति ये प्रकार के एंटीबॉडी बन गई। जैसे तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की एंटीबॉडी अपने शरीर के अंदर बनती है। कब? जब वो रोगाणु आता है, उनको पहचानती है, फिर बनती है। अपने आप सक्रिय होती है पर जन्म के बाद। एक होती है निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। ये ऐसी प्रतिरक्षा होती है कि जैसे ये हमारा शरीर है, शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, कोई जीवाणु विषाणु एंटर कर गया, तो हम उससे पीड़ित होंगे, हमें रोग के लक्षण दिखाई देंगे। तो ये शरीर उनके प्रति स्वयं प्रतिरक्षी नहीं बनाता है, उसके लिए हम बाहर से एंटीजन लेते हैं, बाहर से प्रतिरक्षी लेते हैं। जैसे ये ले रहे हैं बाहर से इंजेक्शन द्वारा, तो ये किन किन रोगों में ले सकते हैं हम? जैसे डिप्थीरिया और टिटनेस के टीके एग्जाम्पल आया है। डिप्थीरिया व टिटनेस के टीके, इनमें हम ले सकते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जैसे डिप्थीरिया हुआ तो हम बाहर से प्रतिरक्षी लिए, हम ठीक हो जाएंगे, पर ये सक्रिय रूप से नहीं होंगे, यानी लाइफ टाइम नहीं होंगे, कुछ समय के लिए हम, कुछ समय बाद नष्ट हो जाएंगे। फिर हम जैसे फिर से डिप्थीरिया के शिकार हुए, डिप्थीरिया को रोगाणु एंटर किया, फिर से शिकार हुए, फिर से हम उसके पर डोज लेते हैं, डोज बोल सकते हो, इंजेक्शन ले सकते हो, बाहर से प्रतिरक्षी लेते हैं। तो ये निष्क्रिय बार बार लेते हैं, ये एक बार सक्रिय होने के बाद, जन्म के बाद, और ये सारी प्रक्रिया सक्रिय होने के बाद बार बार आवश्यकता नहीं होती है, उसको पहचानती है बॉडी और उसके प्रति एंटीजन बनाना स्टार्ट करती है। अब हम देखते हैं प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी, दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। भाई क्या क्या होते हैं? प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी। इधर लेते हैं प्रतिजन, इधर प्रतिरक्षी। इनमें डिफरेंस तो आगे बताएंगे, पर अभी थोड़ा बेसिक ही बता रहा हूं। इनके दूसरे नाम बता रखे हैं एंटीजन, एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी। तो ये प्रतिजन, इसका दूसरा नाम हमने देखा था रोगाणु, ये बताया था मैंने, और इसको बोल सकते हैं रोगाणुनाशी।
रोगाणुनाशी, यानी रोगों से लड़ने के लिए क्षमता उत्पन्न करता है, यानी रोगों से लड़ता है, हमें बोलते हैं इसे रोगाणुनाशी। तो पहले देखते हैं भाई प्रतिजन क्या काम करता है। प्रतिजन हमारे शरीर में एंटर किया, जैसे चलो थोड़ी स्ट्रक्चर बना लेते हैं ह्यूमन बॉडी की, काफी लेक्चर हो गए इसमें आई नहीं, कैसा है बना देते हैं जैसा बनता है हमारे से। अब देखो कि कोई रोगाणु एंटर कर रहा है शरीर के अंदर, मुख द्वारा, त्वचा द्वारा, नाक द्वारा, कैसे भी कर सकता है। उस टाइम हमारे जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा थी, भौतिक अवरोधन, रासायनिक अवरोधन, कोशिकीय माध्यिक प्रतिरक्षा, वो हेल्पफुल नहीं होगी जब ये एंटर किया है, वरना तो वो ही उसको डाइजेस्ट कर देती है, नष्ट कर देती हैं। तो ये एंटर कर गया तो हमारे शरीर में कंप्लीट रूप से ब्लड घूम रहा है। रक्त परिसंचरण तंत्र में हमने देखा कि भाई रक्त संपूर्ण शरीर में घूमता है, ये बात भी ठीक है। अब रक्त में हमने देखा था, रक्त के एक तरफ तो देखा था प्लाज्मा, रक्त का छना हुआ भाग, और दूसरी तरफ देखा था रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं। आप बस रिवाइज करते जाए, आपको समझ में आएगा। रक्त कोशिकाओं में मैंने ये बताया था कि वे 3 प्रकार की होती हैं, आपने पढ़ रखी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब देखो डब्ल्यूबीसी के टाइप देखते हैं हम। एक आ रहा था ग्रेन्युलोसाइट और एक आ रहा था एग्रेन्युलोसाइट। एक आ रहा था ग्रेन्युलोसाइट, एक एग्रेन्युलोसाइट। डब्ल्यूबीसी का काम है हमारे शरीर में प्रतिरक्षी बनाना, रोगों से लड़ने की क्षमता, यानी प्रतिरक्षा में हेल्पफुल है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिका है। तो यहां पर एक बन रही थी बी लिम्फोसाइट, बी लसीकाणु, बी लसीकाणु, इसका दूसरा नाम ऐसे बोल सकते हैं बी लिम्फोसाइट। इतनी बात क्लियर हुई। तो भाई कहां पाई जाती है बी लिम्फोसाइट, बी लसीकाणु? एग्रेन्युलोसाइट का पार्ट है। और ये सभी रक्त कोशिकाएं कहां बनती हैं? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में एक मुख्य बी लसीकाणु ऐसा है जो इमेच्योर अवस्था में आता है, यानी अपरिपक्व अवस्था में आता है, और वो जाता है थाइमस के पास। थाइमस के पास जाके ये हो जाता है परिपक्व, परिपक्व हो जाता है क्या? बी लसीकाणु। इतनी बात आपको समझ में आई? तो सबसे पहले रोगाणु को पहचानने में हेल्प करती हैं बी लिम्फोसाइट या बी लसीकाणु, बी लसीकाणु। अब आप इतना बोल सकते हो डायरेक्ट, भाई ये डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट है जो रोगों से लड़ने की क्षमता में हेल्पफुल है। तो ये बी लसीकाणु हेल्प करती हैं बार बार डिवीजन करके, यानी कोशिका विभाजन करके ये बनाती हैं प्लाज्मा कोशिकाएं, ये बनाती हैं प्लाज्मा कोशिकाएं। और ये प्लाज्मा कोशिकाएं अगुणित अवस्था में, अगुणित बोले तो बहुत सारी संख्या में बढ़ा देती हैं, जैसे जितने अपने रोगाणु एंटर किए हैं शरीर के अंदर, इतने भी प्लाज्मा कोशिकाएं बन जाती हैं। इतनी बात आपको क्लियर हुई? अब ये प्लाज्मा कोशिकाएं उसी के अकॉर्डिंग बनती है, जैसे हमारा ये रोगाणु है एंटीजन, और ये हो गई प्रतिरक्षी एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी बनी है प्लाज्मा कोशिका के रूप में, बनाई है बी लसीकाणु जो संपूर्ण शरीर में गमन कर रही है। बी लसीकाणु कैसे बनाई कि ये पहचानती भाई अपना कौन है, पराया कौन है, अपने शरीर के अंदर अपने कौन है प्रतिजन और दूसरे कौन है, उनको पहचानती है और फिर बनाती है।
इसके बाद में आती है कि भाई प्रतिरक्षी वो प्रतिजन की जो संरचना होती है वो कैसे क्या होती है, संरचना देखें या फिर इनका जो आकार है वो कैसे क्या होता है। तो प्रतिजन का आकार, ये बाहरी रोगाणु होते हैं, बाहरी रोगाणु होते हैं, इनका जो आकार है 6000 डाल्टन, 6000 डाल्टन तक हो सकता है या इससे अधिक। 6000 डाल्टन से भी अधिक। तो ये हो सकते हैं जैसे प्रोटीन, प्रोटीन के रूप में हो सकते हैं भाई, 6000 डाल्टन तो इन्हीं का है। पॉलीसेकेराइड के रूप में हो सकते हैं, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में हो सकते हैं, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए, या फिर ये हो सकते हैं लिपिड के रूप में। इन के रूप में अपने बॉडी के अंदर उपस्थित हो सकते हैं भाई, लिपिड हो सकता है, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन हो सकती है, इनके रूप में ये हो सकते हैं। तो ये सबसे पहले क्या काम करेंगे, एंटर करेंगे और बाहरी रोगाणु शरीर के अंदर एंटर करेंगे, उनको अपनी शरीर में पाए जाने वाली WBC है, श्वेत रक्त कणिकाएं हरदम घूमती रहती है ब्लड में, सभी जगह ब्लड सर्कुलेट होता है, ये उनको पहचानती है। किस रूप में पहचानती है, बाहरी, बाहरी रोगाणु या भीतरी, अपना या पराया, यही से बोलते हैं अंतर्निहित प्रतिजन या बाह्य प्रतिजन। अंतर्निहित प्रतिजन या बाह्य निहित प्रतिजन, इनके रूप में पहचानती है। तो जैसे अपने एग्जाम्पल के तौर पर लें कि जैसे अपने घर पे कोई मेहमान आए, सॉरी देखते हैं एक बार, अपने घर पे कोई मेहमान आए, क्या हम उसे पहचान लेते हैं कि फर्स्ट बार में नहीं पहचानते, हम उसे पूछते हैं, उसका इंट्रोडक्शन करते हैं, मेहमान क्या है, एक तरफ से रोगाणु है, ये आया, हम उसे जैसे भीड़ है तो भीड़ में आया सब जगह, तो उसको पहचानते भाई कौन तो अपना है, कौन अपना रिश्तेदार है और कौन दूसरा है। कोई दूसरा आ जाता है रिश्तेदार, नया रिश्तेदार आ जाता तो उसकी हम अच्छी तरीके से सेवा पानी करते हैं, उसको भाई देख लिया तो यहाँ पर क्या होगी, उसकी पहचान, पहचान हो गई कि दूसरा रिश्तेदार है, नया रिश्तेदार है। अपने तो अपने आदमी होते हैं, एक दूसरा रिश्तेदार है, उसकी पहचान हो गई। उसके बाद में हम उसका क्या करते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं। मोस्ट वेलकम करने के लिए कुछ पकवान बनाएंगे, कुछ पकवान बनाएंगे, पकवान बनाएंगे, फिर उसको परोसेंगे, यानी उसकी सेवा पानी करेंगे, सेवा करेंगे और फिर उसको कर देंगे अलविदा, दूसरे दिन अलविदा कर देंगे। तो 4 स्टेप याद रखना भाई, पहले तो अपना पराया की पहचान, फिर उसकी पकवान बनाएंगे उसके लिए, फिर उसकी सेवा पानी करेंगे और फिर लास्ट में अलविदा कर देंगे। ये एग्जाम्पल के तौर पर है बच्चों, बुक में नहीं दे रखा है ना, आप एग्जाम में लिख के आना, समझाने के तौर पर है। तो अब देखो इसी से रिलेटेड पहले क्या हो रही है भाई, रोगाणु आया, रोगाणु आया शरीर के अंदर, तो अपने या बाह्य की पहचान होती है भाई, अपना कौन सा अंतर्निहित या बाह्य कौन सा बाहरी है, उसी को लेके चलते हैं हम। अपना पराया रिश्तेदार की पहचान हो गई, इसके बाद में दूसरा आ रहा है कि भाई उसके लिए पहचान कर ली, उसके बाद में उसका पकवान बनाते हैं। कैसे पकवान कैसे बनेंगे, अपने यहाँ पर है कि बीटा कोशिकाएं, बीटा लसिका, बी लसिका कोशिकाएं पाई जाती, वो बी लिम्फोसाइट या बी लसिका कोशिकाएं, और ये बनाती हैं प्लाज्मा कोशिका, उनको पहचान के प्लाज्मा कोशिका अगिनत रूप में, अनगिनत बहुत सारी बनाती हैं। तो दूसरी स्टेप में भाई पकवान बना रहे, तो यहां पर बी लसिका कोशिका क्या बनाती हैं, प्लाज्मा कोशिकाएं, प्लाज्मा कोशिका।
फिर तीसरी स्टेप में होगा प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया। तीसरी स्टेप में हो रहा प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया। तो हम देखो रिश्तेदार की सेवा कर रहे हैं भाई, हम है रिश्तेदार, उसकी सेवा पानी कर रहे हैं। यहाँ पर प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्रिया, प्रतिजन जो बाहर से आ रहा होगा, प्रतिरक्षी तो ये भी प्लाज्मा कोशिका बन गई, ये प्रतिरक्षी का काम करेगी और दोनों मिलेंगे, उनमें लड़ाई होगी, लास्ट में उसको क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। लास्ट में क्या कर देंगे, उसको नष्ट कर देंगे, उसका विनाश कर देंगे। इस प्रकार से ये प्रोसेस है, 4 स्टेप में होती है प्रतिजन वाली। भाई प्रतिजन को 4 स्टेप में अपने को कंप्लीट करना है। पहले अंतर्निहित बाह्य निहित रोगाणु की पहचान कर लिया, उसके बाद हम पहचान हो गई, बीटा लसिका कोशिकाएं पहुंचेंगी, प्लाज्मा कोशिकाओं को निर्माण करेंगी अगुणित अवस्था में बहुत सारी, कि उनको मारना है ना। फिर प्रतिजन प्रतिरक्षी दोनों मिलेंगे तो प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया बोल देंगे और लास्ट में उसका विनाश हो जाएगा, यानी मेहमान को अलविदा कर देंगे। तो इस प्रकार से ये अपने शरीर के अंदर ये प्रक्रिया होती है। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि भाई रोगाणु तो कुछ बाहर से एंटर करते हैं और कुछ शरीर में भी बन जाते हैं रोगाणु। शरीर में रोगाणु जैसे कुछ सेल है, कोई सेल है तो कुछ सेल में इन्फेक्शन हो जाए या कुछ डिजीज हो जाए या फिर जन्मजात बीमारी हो, तो उसमें विषाणु संक्रमित करके, मुख्यतः विषाणु से होता है, विषाणु संक्रमित करके ये कैंसर कोशिकाओं को जन्म देता है। कैंसर किसको जन्म देता है, कैंसर कोशिकाएं। अब ये कैंसर कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो अगुणित रूप से वृद्धि करती हैं, अगुणित रूप से वृद्धि करती हैं और शरीर के अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। ये बार बार सेल डिवीजन करती हैं, अनगिनत कोशिकाओं का गुच्छा जो शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज भी कर देता है। तो ये होता है एक कैंसर। यानी कहने का ये है कि शरीर के अंदर भी कुछ रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं, बाहर से नहीं आए, कुछ शरीर के अंदर भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। इसके बाद में इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट में आएगा प्रतिरक्षी की संरचना और प्रतिरक्षी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों ये पार्ट है इजीली कंप्लीट हो जाए क्योंकि हमने रक्त समूह है वो बहुत सारा कुछ पढ़ रखा है यहाँ पर, सेकंड चैप्टर में आया है। हालांकि मैं आपको पढ़ाऊंगा पर जल्दी से हो जाएगा क्लियर। आप तो देखते रहिए वीडियो को लाइक किया करें फर्स्ट में देखते ही और कमेंट करें जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है। ओके।